क्लास 10 के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर श्वसन का तीसरा भाग, जिसमें हम लोग पिछले 2 क्लासों में हम लोग श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, श्वसन अंग, श्वसन के प्रकार, जंतुओं में श्वसन, पौधों में श्वसन, मनुष्य के बारे में, मनुष्य में श्वसन अंग कौन कौन सी होती है, जिसमें 4 हम लोग पढ़े थे, नासिका छिद्र, लारिंक्स या स्वरयंत्र, श्वास नली और फेफड़ा। मनुष्य का श्वसन अंग का एक नामांकित चित्र आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, जिसके अंतर्गत नासिका वेश में मुख गुहा के ठीक ऊपर होता है, जो श्वास नली के माध्यम से, और यह जो है अर्धवलय के रूप में उपास्थि का बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो 16 सेंटीमीटर लंबी जो संरचना होती थी, 11 सेंटीमीटर लंबी जो संरचना होती है श्वास नली, यह श्वास नली 2 भागों में आके बढ़ती है, श्वसनिका में, श्वसनी में, और श्वसनी जो है पुनः ब्रांचित होकर, शाखित होकर के श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, जिसको ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और यह जो है पूरी फेफड़ा जो है देख रहे हैं आप लोग, प्लूरल, पैराइटल प्लूरल वायु कोशिका भी देख रहे हैं आप लोग, डायफ्राम देख रहे हैं आप लोग, यह जो है प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसके अंदर जो है तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, इसके माध्यम से घिरा हुआ रहता है। फेफड़ा सिकुड़ते और फैलने के क्रम में, यानी कि वायु के अंदर जाने और बाहर निकलने के क्रम में जब फेफड़ा सिकुड़ता और फैलता है तो उससे उत्पन्न होने वाली घर्षण को यह कम करता है, ताकि हमारा फेफड़ा सुरक्षित रह सके। तो इस तरह से एग्जाम में कभी कभी आते हैं हम लोगों को कि मनुष्य के श्वसन अंगों का नामांकित चित्र बनाएं, तो इसका जो है बिल्कुल नामांकित चित्र आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसका, ताकि एग्जाम के समय में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है यह, तो आप लोग इसे बना सकें। अब हम लोग श्वसन अंगों के बाद हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया। तो मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है, तो मनुष्य में श्वसन क्रिया कैसे होती है, देखते हैं। श्वसन क्रिया 2 प्रक्रियाओं के अंतर्गत संपन्न होती है, जिसे हम लोग एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास इंस्पायरेशन, उच्छ्वास एक्सपायरेशन। यह प्रश्वास क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि वायु नासिका के द्वारा जो है वह फेफड़े में और फेफड़ा से होते हुए रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, यानी कि धमनी और शिरा जिसे बोलते हैं, रक्त कोशिकाओं के माध्यम से यह जो है कोशिका तक जाता है। जबकि उच्छ्वास की क्रिया में रक्त से जो होता है, रक्त वाहिनियों के द्वारा जो कोशिकाओं में जो वायु होते हैं, जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वह रक्त में आता है, रक्त से रक्त वाहिनी में, और रक्त वाहिनी के द्वारा होते हुए पुनः फेफड़ा तक पहुंच जाता है, और फेफड़ा के माध्यम से पुनः श्वसनी श्वासनिका से होते हुए यह नासिका क्षेत्र द्वारा बाहर निकल जाता है। तो प्रश्वास के अंतर्गत क्या हुआ, वायु की उपस्थित ऑक्सीजन जो है कहाँ गया, फेफड़ा से होते हुए कोशिका तक गया। जबकि उच्छ्वास के अंतर्गत कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली जो उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं, जो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, वो उन गैसों को यह रक्त कोशिका से रक्त वाहिनी, और रक्त वाहिनी के से यह जो है निकलते हुए पहुंच जाता है कहाँ तक, तो यह फेफड़ा तक, और फेफड़ा से पुनः उन्हीं श्वसन अंगों के माध्यम से नासिका क्षेत्र द्वारा बाहर निकल जाता है। अब हम लोग इन दोनों क्रियाओं को देखते हैं, प्रश्वास और क्या है और उच्छ्वास क्या है। तो प्रश्वास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं क्या, प्रश्वास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 3 तरह की रचनाएं सम्मिलित रूप से कार्य करती है जब प्रश्वास की क्रिया होती है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हम लोगों को फेफड़ों के पास होने वाली, यानी कि वक्ष गुहा में होने वाली कुछ जो है घटनाओं का हम लोग अनुभव कर सकते हैं। जैसे सीने में जो हमारे वक्ष गुहा की 12 जोड़ी पसलियों की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, जिसे पेशियों द्वारा वह संकुचित होती है, तो पसलियां बाहर की ओर खिसक जाती है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो देखते होंगे पसलियां बाहर की ओर खिसकती है, जिससे वक्ष गुहा क्या हो जाता होगा, फैल जाता होगा। जब बाहर की ओर आता है तो वक्ष गुहा का आकार बड़ा हो जाता है, और जिसके कारण वक्ष गुहा के ठीक नीचे और उदर गुहा के ऊपर एक गुंबद के आकार का डायफ्राम होता है।
यह वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ाता है। जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर फेफड़ा का आयतन बढ़ जाएगा, और जब फेफड़ा का आयतन बढ़ेगा तो बाहर से आने वाली वायु जो है उसमें प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से यह जो है फेफड़ा में प्रवेश करती है। तो यह हो गया प्रश्वास की क्रिया, और फेफड़ा से रक्त वाहिनियों के माध्यम से कोशिकाओं तक जाती है। उसके बाद है उच्छ्वास। इस प्रक्रम में फिर पुनः उसी की विपरीत प्रक्रिया होती है। पसलियों के हड्डियों की पेशियां और डायफ्राम जो है वह ढीली होती है। वक्ष गुहा और फेफड़े का आयतन कम होता है। सांस छोड़ने के क्रम में क्या होता है, वक्ष गुहा अंदर की ओर जाता है, डायफ्राम जो होता है गुंबद के आकार का बन जाता है, जिसके कारण आयतन कम होता है फेफड़े का, फेफड़े पर दबाव पड़ता है, छोटा होता है, और आयतन जैसे ही कम होता है फेफड़े में उपस्थित वायु जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वह मिश्रित वायु जो है श्वसन अंगों के द्वारा नासिका छिद्र से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्वास और उच्छ्वास यह प्रक्रिया दो अवस्थाओं में संपन्न होती है, जिसमें श्वसन की दोनों अवस्थाएं प्रश्वास और उच्छ्वास के रूप में होती है, और इसे पूरी तरह से हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग कहा जाता है। वायु को वायुमंडल से फेफड़ा तक पहुंचाना प्रश्वास की क्रिया, और फेफड़ा से वायु को बाहर निकालना यह हो गया उच्छ्वास की क्रिया। अब फेफड़ा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, जिसे हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। प्रश्वास के द्वारा जो वायुमंडलीय वायु जो फेफड़ा के अंदर में जाता है वह वायु कोशिका में पहुंचती है। वायु कोशिका शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन युक्त रक्त कोशिकाओं द्वारा, तो वायु गुहा में क्या होता है, वायु कोशिका के आसपास रक्त का वाहिनियां यानी कि रक्त वाहिनियां जुड़ी हुई होती है, और उन रक्त वाहिनियों के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं में यह पहुंचता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। लाल रुधिर कोशिका में हीमोग्लोबिन उपस्थित होते हैं, और यह हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है, और संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ का निर्माण करता है, जो विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचकर पुनः क्या करता है, टूटकर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन देता है। यानी कि जब तक यह रक्त वाहिनियों में जाता है फेफड़ा से लेकर के तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, और जैसे ही वह कोशिका में पहुंचता है तो पुनः टूट जाता है, और टूट करके हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। अब जो भोजन अणु था, जो हमारा ग्लूकोज था, उसके साथ ऑक्सीजन क्या करेगा, विक्रिया करेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और इसके फलस्वरूप जो होता है वह CO2 मुक्त होता है, और साथ में ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। यही ATP जो है वह ऊर्जा का उपयोग, जैव ऊर्जा जिसे कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके पश्चात मुक्त CO2 विसरण क्रिया के द्वारा फिर से जो CO2 होता है विसरण क्रिया के द्वारा रुधिर कोशिकाओं में जाता है, और रुधिर कोशिकाओं से रक्त तक पहुंचता है, रक्त वाहिनियों में जाता है, और हीमोग्लोबिन से संयोग करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। रक्त परिसंचरण के द्वारा यह फेफड़ा तक पहुंचता है, और फेफड़ा में फिर विसरण क्रिया होती है, पुनः विसरण क्रिया होती है, और विसरण क्रिया के माध्यम से यह जो है पुनः फेफड़ा में पहुंचती है, और फेफड़ा में यह अपने जो है वायु को विसरण क्रिया द्वारा छोड़ देता है। जैसे ही यह अलग होता है कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वास प्रक्रम के द्वारा श्वास नली और नासिका के द्वारा वायुमंडल में चली जाती है। तो इस प्रकार से यह पूरी श्वसन प्रक्रम जो है वह संपन्न होती है। तो उच्छ्वास और प्रश्वास का मतलब हो गया ऑक्सीजन का फेफड़ा तक पहुंचना, और फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, जिसमें पसलियों की हड्डी का बहुत ही महत्वपूर्ण और उदर गुहा का जो डायफ्राम होता है उसका जो है काम होता है, कार्य होता है, जिसके माध्यम से बाहर निकलता है। तो इस तरह से फेफड़ों और रक्त संचरण के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान, जो कि आपके बुक में भी एक चित्र के माध्यम से बताया गया है, यहाँ भी देख रहे होंगे आप लोग। जैसे ही यह फेफड़ा के पास पहुंचता है तो फेफड़ा से देखो ऑक्सीजन गैस श्वसन मार्ग के द्वारा जैसे ही फेफड़ा तक आता है तो रुधिर के हीमोग्लोबिन से संयोग करता है, और संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है, और परिवहन होकर के O2 का कहाँ पे चला गया, यहाँ से आया और यह चला गया कोशिका में। कोशिका में O2 का ऑक्सीजन का प्रसरण होता है, यानी कि फैलाव होता है, विसरण होता है, विसरण क्रिया द्वारा इसमें आता है। इसमें विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, जिसमें जैव
ऊर्जा एटीपी बनता है और साथ में CO2 का निर्माण होता है। यह CO2 पुनः रुधिर में पहुंचता है, रुधिर में पहुंच करके यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पुनः जो है वह रक्त वाहिनियों के माध्यम से फेफड़ा तक पहुंचता है। फेफड़ा में पुनः विसरण की क्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रक्त से अलग हो जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः श्वसन अंगों के माध्यम से उच्छ्वास प्रक्रिया, जो श्वासोच्छ्वास का दूसरी प्रक्रिया, लास्ट प्रक्रिया थी, अंतिम प्रक्रिया थी, उसके द्वारा यह वायुमंडल में चली जाती है। श्वासोच्छ्वास की प्रथम प्रक्रिया प्रश्वास के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वास के द्वारा बाहर निकलता है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर कोशिकीय संरचनाओं के अंदर गैसों का, श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन गैस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमारी कोशिकीय अभिक्रिया के लिए जरूरत होती है और उत्सर्जित पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार हम लोग 3 भागों में पढ़े श्वसन प्रक्रिया को, जो हमारे क्लास 10वीं कक्षा के चैप्टर 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सभी टॉपिकों को ध्यान से पढ़े हैं। अब जो है आप लोग इसको क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे, इसका बुक में जो दिए गए हैं, और बनाने के बाद उसको आप लोग जो है किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो आप लोग उसे बताएंगे, तो निश्चित रूप से इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे।